इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा बेसिक टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन एंड हीट ऑन द पाथ। कहने का मतलब इस छोटे से टॉपिक में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कैसे वर्क और जो हीट होता है, उष्मा होता है, वो पथ पर निर्भर करता है। वैसे भी मैंने आपको ये बताया है कि जो वर्क डन और हीट होता है ये पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। यानी ये जो निकाय जिस पाथ के अलोंग कार्य करेगा उस पाथ पे भी निर्भर करता है वर्क और हीट। जबकि स्टेट फंक्शन में ऐसी बात नहीं होती। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं उनका मान केवल और केवल उनके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे निर्भर करता है। तो ऐसा है, पहले हम लोग ये इसको क्रम से पढ़ते हैं। आपको ये लेक्चर खत्म होते होते पूरा अच्छे से जानकारी हो जाएगा कि कैसे हम लोग ये प्रूफ करें या दिखाएं, शो करें कि जो वर्क डन और हीट है वो पाथ पे निर्भर करते हैं, या हीट या वर्क डन वो पाथ पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये मैं एक पीवी डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, ये पीवी डायग्राम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और ये वाई एक्सिस पे प्रेशर है। मान लीजिए कोई गैस इस इनिशियल स्टेट आई पे है। ये आई जो है ये इस सिस्टम के इनिशियल स्टेट को दर्शाता है। यानी जब ये सिस्टम यहाँ इनिशियल स्टेट पे था तो उस समय इस सिस्टम का प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। अब इमेजिन करने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन है और इस पिस्टन में यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब ये एक हमारा सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम में ये जो गैस भरा हुआ है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट में इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो हम ग्राफ पे यहाँ पीवी डायग्राम पे बना देते हैं एक पॉइंट आई, यहाँ पे प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 के लिए। अब हम लोग कुछ इस सिस्टम पे कार्य करेंगे और उसमें जो कार्य करेंगे हम उसके वेरियस पाथ लेंगे, मतलब वेरियस तरीके से हम लोग इसमें टोटल 3 पाथ लेने वाले हैं। और एक बात और, आपको ये मैं पहले भी लेक्चर्स में बताया हूँ, ये वैसे आप जान रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का ये लेक्चर है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में थर्मल फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 हम लोग कवर कर रहे हैं, उसी में ये आएगा। उसमें हमने आपको बताया है कि किसी भी पीवी डायग्राम में आपको कार्य निकालना होता है तो उस वक्र और एक्स एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल होता है पूरा वही वर्क डन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये इस सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाते हैं। अब फाइनल स्टेट में यहाँ पे गैस F पे आ जाता है और जब ये फाइनल स्टेट में आता है तो इसका जो प्रेशर है वो बढ़ के P2 हो जाता है और इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ के V2 हो जाता है। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए हमने 3 रास्ते तय किए हैं। पहला रास्ता हम लोग I से B पर जाएंगे, फिर B से F पे जाएंगे। देखिए जितना पार्ट मैं रेड कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ये पहले हम लोग I से B पर जाएंगे, फिर B से F पे जाएंगे। तो टेक्निकली इसका मतलब क्या हुआ? टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सिस्टम इनिशियल स्टेट I में था तो प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था। अब हम लोग उसका वॉल्यूम V1 को कांस्टेंट रखते हुए उसका प्रेशर P1 से बढ़ा के P2 कर देंगे। ध्यान रहे उस दौरान वॉल्यूम V1 कांस्टेंट रहेगा और उस सिस्टम का प्रेशर हम लोग P1 से बढ़ा के कितना कर दिए, P2। अब हम B पे आ गए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें तो पहुंचना है या F पे फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, क्योंकि अभी भी प्रेशर P2 हो गया लेकिन वॉल्यूम तो अभी भी V1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रेशर P2 कांस्टेंट रखते हुए इसके वॉल्यूम को V1 से बढ़ा के V2 कर देंगे और हम अपने फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये पहला पथ हो गया। अब ये पहले पथ में हम लोग कार्य निकाल लेंगे, मान लीजिए वो कार्य कुछ आएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरा पथ लेते हैं। दूसरा पथ हम लोग लेंगे, पहले हम लोग I से जाएंगे A पर। ठीक है, देखिए दूसरा पथ हम लोग I से जाएंगे A पर। तो कैसे जाएंगे, हम लोग उस सिस्टम का प्रेशर P1 यानी उस पिस्टन का, यहाँ पे सिस्टम का प्रेशर P1 कांस्टेंट रखते हुए इसके वॉल्यूम को V1 से बढ़ा के V2 कर देंगे। तो हम यहाँ A पे आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को V2 कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को हम P1 से बढ़ा के यहाँ पे P2 कर देंगे और फाइनली हम लोग F पे आ जाएंगे। ये दूसरा पथ है। और उसके बाद हम एक और पथ ले लेते हैं, तीसरा पथ। अब ये डायग्राम आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा, मैं ये फिगर और साफ कर देता हूं ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तीसरा पथ हम लोग क्या करेंगे, सीधे I से हम लोग F पहुंचेंगे इस रास्ते, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ बढ़ाते हुए हम सीधे यहां पे F पे पहुंच जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि तीनों केस में इनिशियल स्टेट जो है वो सेम है और फाइनल स्टेट भी सेम है, यानी तीनों रास्ते से
तीनों रास्ते से हम फाइनली वहीं पे पहुंच रहे हैं एफ पे, और तीनों रास्ते में हमने शुरुआत भी एक ही जगह से किया है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट तो बराबर है। यानी अगर ऐसे में इस सिस्टम में कोई अगर मान लीजिए मैं स्टेट प्रॉपर्टी लूं, जैसे मान लीजिए इसका जब ये सिस्टम यहाँ आई पे था तो मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी था यू आई, और जब यहाँ पे सिस्टम इस एफ पे चला गया तो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गया यू एफ। तो अब सवाल ये उठता है कि इंटरनल एनर्जी तो केवल स्टेट फंक्शन होता है, वो पथ पे निर्भर ही नहीं करेगा, तो चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे उस रास्ते से, क्योंकि तीनों रास्तों में आप सेम जगह पे पहुंचे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई दोनों में सेम ही होगा। समझ में आया ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पथ पे निर्भर नहीं करता, लेकिन तीनों पथ के लिए यहाँ पे वर्क डन अलग अलग नहीं होगा। इस पाथ के लिए वर्क डन अलग होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। कैसे अलग होगा इसी को हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आया ना, क्योंकि वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी निर्भर करेगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि किसी भी पीवी डायग्राम में जब आप पीवी डायग्राम बनाते हैं तो मान लीजिए ये पहले वाले पथ का पीवी डायग्राम मैंने बनाया, हम लोग आई से बी पे गए और बी से एफ पे गए, तो ये जितना पार्ट रेड है केवल उतना देखिएगा, ये हमारा पीवी डायग्राम हो गया। अब इसमें किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य होता है ये जितना आपने ये कर्व बनाया है वो प्लस एक्स एक्सिस तक का इसका नीचे का जितना भी क्षेत्रफल ये कवर कर जाएगा, यही इसका वर्क डन हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, W इक्वल टू क्या था, P इंटू डेल्टा V। यहाँ पे ये हो जाएगा P। अब डेल्टा V देखिए यहाँ इसमें आप ये यहाँ से I से जब आप B तक गए तो I से B तक गए तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हुआ, तो I से B तक जाने में वर्क 0 हुआ, लेकिन जब B से F तक जाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया? मतलब इसको दो भागों में बांट दीजिए, इस कर्व को दो भागों में, मतलब पहले ही पथ को दो भागों में बांटिए, पहला I से B तक जाने में, फिर B से F तक जाने में। तो जब I से B तक हम लोग जाएंगे तो यहां से यहां तक के लिए कार्य 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ B से F तक जाएंगे तो यहाँ प्रेशर P2 कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम में होने वाला चेंज कितना है? कितना? देखिए आप पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं पहले ही पथ को दो भागों में तोड़ दिया हूं ताकि इसका मैं आपको पहले एक बार सूत्र से मैं वर्क डन निकाल के दिखा देता हूं, फिर सीधे ग्राफ से इसका वर्क डन निकाल के दिखा देता हूं कि दोनों केस में बराबर आएगा। तो पहले मैं फॉर्मूले पे जाता हूं। फॉर्मूला आपको बताया गया है W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। तो चलिए पहले I से B के लिए P इंटू डेल्टा V लगाइए। तो I से B जाने में प्रेशर P1 से तो P2 बदल जा रहा है, लेकिन V आयतन तो V1 है, तो डेल्टा V जब आप करेंगे तो V1 माइनस V1 ये 0, यानी इतने वाले भाग के लिए कार्य तो 0 आ गया। अब हम लोग B से F तक जाते हैं तो कार्य निकालते हैं, तो W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो देखिए जब हम लोग B से F तक गए तो प्रेशर कितना है, P2 कांस्टेंट है और डेल्टा V V2 माइनस V1, मतलब यहां से ये अंतिम वॉल्यूम V2 और ये माइनस V1, तो ये इतना वर्क डन आ गया इसके लिए। ठीक है, अब देखिए सेम चीज मैं ग्राफ से मैं निकालता हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी कर्व के लिए, पीवी डायग्राम के कर्व के लिए जो वर्क डन होता है वो उस कर्व के नीचे का पूरा क्षेत्रफल होता है। कहां तक? एक्स एक्सिस तक। ध्यान रहे उसी कर्व के जस्ट नीचे का प्रोजेक्शन वाला क्षेत्रफल होता है, इससे आगे मत बढ़िएगा। ये जितना पार्ट मैं शेड कर रहा हूं केवल इतने का क्षेत्रफल हमें चाहिए, यही वर्क डन होगा। तो ये आपको एक आयत की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक आयत की तरह दिखाई दे रहा है ना। अब मैं केवल एक सिंपल रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, ये जितना मैं रेक्टेंगल ये आयत बनाया हूं इतना का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इस रेक्टेंगल का ये हो गया, एक ये लेंथ हो गया और दूसरा ये इसका लंबाई और ये चौड़ाई। तो चलिए यहां से लेके यहां तक की ये जो लंबाई है वो कितना हो जाएगी, 0 से ये P2, यानी इस भुजा की लंबाई हो जाएगी P2 और यहां से ये वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि ये यहां से यहां तक V1 है और ये 0 से लेके यहां से यहां तक V2 है, ये V1 है। तो V2 में से V1 घटाएंगे तो केवल और केवल ये इतना पार्ट रह जाएगा। तो अब इस रेक्टेंगल का आप क्षेत्रफल निकालिए जरा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इसका क्या है P2 और चौड़ाई इस रेक्टेंगल का कितना निकल के आ रहा है, V2 माइनस V1। तो देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आ रहा है, यानी चाहे आप ऐसे क्षेत्रफल निकालिए, चाहे उस कर्व और एक्स एक्सिस तक के उसके नीचे जितना भी क्षेत्रफल आ रहा है, एरिया आ रहा है, उस एरिया को आप कैलकुलेट कर लीजिए, वही वर्क डन होगा। तो अब देखिए एक बात तो समझ में आ गया कि पहले वाले पाथ के लिए जो आप वर्क डन निकालेंगे तो ये पूरा इस रेक्टेंगल
का एरिया आएगा। किस रेक्टेंगल का? पूरा यहाँ V, ये C से लेके B से लेके F से लेके D, फिर D से लेके C, इतने का एरिया आ जाएगा पहले पाथ के लिए। अब अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा इसका एरिया। दूसरा पाथ हम लोग I से A गए, फिर उसके बाद A से हम लोग F गए, तो अब इस एरिया और एक्स एक्सिस के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको केवल और केवल इतना एरिया मिलेगा, मात्र इतना, क्योंकि ये कर्व तो यहां से लेके मात्र यहां तक है, तो ये तो इसके नीचे क्षेत्रफल तो ये तो यही होगा, यानी इतना ही केवल क्षेत्रफल मिलेगा। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस में यहाँ I से A फिर A से F तक गए तो जो एरिया निकल के आया वो मात्र इतना है, तो वो पहले वाले एरिया से क्या है, कम है। और वही तीसरे पाथ के लिए आप I से F जाएंगे, ये वाला पूरा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया इतना आ जाएगा। समझ में आया? ये पूरा ये एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया भी आप देख रहे हैं अलग, यानी तीनों केस में एरिया अलग अलग, मतलब वर्क डन अलग अलग। अच्छा, फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो चलिए दूसरे पाथ का फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। W इक्वल टू दूसरे पाथ के लिए देखिए I से A गए तो प्रेशर कितना कांस्टेंट है, P1। अब डेल्टा V कितना आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा V2 माइनस V1, यानी ये दूसरे पाथ के लिए क्षेत्रफल, क्योंकि इस वाला A से F जाने में तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा V 0, तो इसके लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए वर्क पाथ 1 के लिए वर्क डन आया था, वो आया था P2 V2 माइनस V1, और पाथ 2 के लिए कितना आ रहा है, P1 V2 माइनस V1 इसके लिए आ रहा है। अब बचा पार्ट 3 के लिए आपको निकालना है, तो एक काम करिएगा, इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, वो इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ वेरिएबल कर रहे हैं, तो आपको ये एक छोटा सा स्ट्रिप इस पे कट करके वो दूसरे मेथड से निकालना पड़ता है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अब मैं इसको एरिया से निकाल लीजिए। एक काम करिए, इतना से इतना आपको एरिया चाहिए ना, तो एक काम करिए ना, आप यहाँ से ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, पूरा आ जाएगा। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि तीनों केस में एरिया क्या आएगा, अलग अलग आएगा, यानी वर्क डन पाथ पे निर्भर करता है। अब चलिए जल्दी से नोट सेगमेंट देख लेते हैं। वर्क डन फॉर पाथ ए, तो पाथ ए के लिए मैंने बताया हम लोगों को वर्क डन I से B फिर B से F तक जाना है, तो कितना आ जाएगा, इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, वर्क डन I से B के लिए प्लस वर्क डन B से F के लिए। तो भाई I से B के लिए तो 0 होगा ना, यही तो मैं समझाया कि I से B जाने में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। अब B से F तक जाने के लिए वर्क डन हमने निकाला P2 V2 माइनस V1, समझ में आया। और यहां से ये क्या होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFDC अभी मैंने बताया है। अब उसके बाद दूसरे पाथ के लिए हम लोग आते हैं। दूसरा पाथ क्या है, W2 इक्वल टू वर्क डन I to A जाएंगे, A से F जाएंगे, इसको भी दो भागों में तोड़िए, I to A एंड A to F। तो I से A तो समझ में आ रहा है, ठीक है। P1 यहां से देखिए, ये I से A वाले में ये प्रेशर P1 पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना V1 से बढ़ के V2 हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो यहाँ से P1 V2 माइनस V1 प्लस यहाँ A से F के लिए तो अगेन वर्क डन 0 होगा, क्योंकि A से F जब ऊपर जा रहे हैं आप लोग इस कर्व के लिए, यहाँ A से F के लिए चेंज इन वॉल्यूम तो 0 है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है V2, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। या नहीं समझ में आ रहा, तो इस कर्व का एरिया जब आप प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो ये तो एक सीधा लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस पे इस लाइन का एरिया निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा केवल A से F के लिए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया दूसरा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल IADC। अब तीसरे वर्क के लिए यहां से देखिए हम लोग सीधे लिख देंगे I से F, चूंकि उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ चेंज हो रहा है, तो P हम लोग P1 P2 कोई नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर दोनों वेरी हो रहा है। हाँ, वॉल्यूम हमें पता है कि I से F तक जब चला जा रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V2 माइनस V1, तो यहाँ पे एरिया ऑफ IFDC बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज हमें समझ में आ गया पूरा देखने पे, कि तीनों पाथ में भले ही इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था भले ही बराबर है, लेकिन तीनों में वर्क डन अलग अलग आ रहा है, एरिया तीनों में अलग अलग आ रहा है। केवल एरिया से नहीं, आप फार्मूला ही देखिए पहले और दूसरे पाथ का, देखिए पहले पाथ में ये P2 V2 माइनस V1 आ रहा है, और यहाँ P1 V2 माइनस V1, तो साफ आप देख रहे हैं कि P2 तो ज्यादा ही है ना P1 से, तो दोनों एरिया कहां से बराबर आ पाएगा, या दोनों वर्क डन W1 W2 बराबर होंगे नहीं। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गया कि वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ए पाथ फंक्शन, वो पथ पे निर्भर करता है। सिमिलरली जो हीट है, वो हीट भी क्या होता है, वो भी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। आप एक वो जो इक्वेशन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। अब इसमें देखिए एक साइड ये वर्क डन है, ये तो स्टेट फंक्शन होता है,
ये इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। अब ये W जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, तो ये हीट भी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, ये हीट भी, चेंज इन हीट भी पाथ फंक्शन होता है, ये भी पाथ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे वर्क डन और जो हीट है ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं और पाथ पे निर्भर करते हैं। अगर प्रूफ करने को आया तो आप इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।